So hello guys, let us begin with lecture number 8 of ionic equilibrium. तो पिछले लेक्चर में we have introduced the solubility, we have finished the titration. Solubility में मैंने आपको सिर्फ ये समझाया था कि डिसोल्यूशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, वो इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहा जाता है, उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर किया था. एंड फिर हमने एक KSP का इक्वेशन आपको बना के दिया था कि KSP होता क्या है. उसी के आगे आज हमें सॉल्युबिलिटी आगे और प्रोसीड करनी है. अच्छे से नोट्स बनाइए और कॉन्सेप्ट्स को समझिए. चलिए, तो हमने ये बताया, सपोज करो एक AB टाइप सॉल्ट है, ठीक है. तो AB टाइप सॉल्ट है, ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, A प्लस एक्वस एंड B माइनस एक्वस. ऐसा इमेजिन करो कि इसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर ली है, मतलब आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. अच्छा, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर AB का और एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेट पड़ा हुआ है और प्रेसिपिटेट पड़ा हुआ है उसका, तो क्या उससे KSP का इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला है क्या? आंसर है नहीं. क्यों चेंज आएगा? आयंस तो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं. अब आप जो फर्दर और AB डाल रहे हो, वो जो AB आप डाल रहे हो वो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है. इट इज नाउ सॉलिड जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो चुका है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में. ठीक है, तो अब यहां पे हम इसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से. ये टूट रहा है तो ये मानो S और ये भी S. यहाँ जो S है ये ही बेटा सॉल्युबिलिटी हम इसी को कहते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन ही है और कुछ नहीं. जैसे आप अभी तक कॉन्सेंट्रेशन लिखते आ रहे थे, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ही है. सॉल्युबिलिटी विच इज इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर्स के टर्म्स में हम इसको यहाँ पर लेते हैं. तो अगर AB टाइप का सॉल्ट है तो आप KSP का इक्वेशन बना सकते हो, S इंटू S विच इज S². ये आपके पास KSP का फॉर्मूला आ गया, जहां S जो है वो सॉल्युबिलिटी है. एंड वन मोर थिंग, ये जो S है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन पे इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है आयंस की, सीधी सी बात. अच्छा, सपोज करो कुछ इस तरह का सॉल्ट है, AB2 टाइप का सॉल्ट है. तो AB2 टाइप का सॉल्ट है, किस तरह से डिसोसिएट होगा? A प्लस 2 प्लस B माइनस 2 बार. ये सब एक्वस है, आयंस, एक्वस आयंस है. दिस इज S एंड दिस इज 2S. अच्छा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आप 2S को नहीं बोलेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी S को ही बोलेंगे. सॉल्युबिलिटी S ही सॉल्युबिलिटी. अगर पूछा जाए सॉल्युबिलिटी क्या है AB2 की, तो आप वहां पर B माइनस की कंसंट्रेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो डबल आ रहा है इसके कंपैरिजन में. तो सॉल्युबिलिटी आपकी S ही रहती है, इसी तरह से डिफाइंड है सॉल्युबिलिटी. इस चीज का ध्यान रखना. So here KSP is equals to S into 2S का स्क्वायर which is simply 4S cube, which is simply 4S cube. कुछ इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है. इसको क्या याद करना है, तो इक्वेशन बना ही लोगे खुद से. इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ. सपोज करो कुछ A2B3 टाइप का सॉल्ट है. ये किस तरह से टूट रहा होगा? A प्लस 3 एक्वस प्लस B2 माइनस एक्वस, और ये अब बैलेंस कर दो, यहाँ 2 यहाँ 3. अब देखो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे ये 2S अमाउंट में आएगा, ये 3S अमाउंट में आएगा, जहां सॉल्युबिलिटी जो है वो S ही है, सॉल्युबिलिटी S ही है. इसी तरह से डिफाइंड है, इसी स्टैंडर्ड को मान के चलना है आपको, ठीक है. तो KSP लिखना है, तो KSP सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसको आप पावर में चढ़ाना ना भूलें. तो ये ऐसा 3S का क्यूब 27, ये आएगा 108 S की पावर 5. तो ये KSP का इक्वेशन है. अब एक और टर्म आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा हुआ, दैट इज KIP, आयनिक प्रोडक्ट. ये क्या होता है? देखो, आयनिक प्रोडक्ट बोला जाए तो सिंपली
जो आप केसी और क्यूसी में जो डिफरेंस पढ़ाया था ना आपको, क्यूसी भी देखने में वही लगता था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता था वहां पे, बट डिफरेंस क्या था उसमें? वो डिफरेंस ये था कि दैट कुड बी एट एनी टाइम, वो कभी भी हो सकता था। मतलब जरूरी नहीं है कि जो क्यूपी या क्यूसी में जो कंसंट्रेशंस आपने डाले हुए वो जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन है, ये बात होती थी। ठीक है, तो केएसपी तो ठीक है। नाउ इसी तरह से के आई पी होता है, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, एंड आयनिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो सिंपली द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस A प्लस B माइनस, कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूं अभी आपके लिए, फॉर सॉल्ट ऑफ ए बी टाइप, अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है, ए बी टाइप के सॉल्ट के लिए कुछ ये फॉर्मूला बन के आता है। और यहां पे कंसंट्रेशन नीड नॉट टू बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो KIP है ना, ये जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड है, जरूरी नहीं है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड हो सकता है, नॉट नेसेसरीली डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर वही बात है कि अगर आपका जैसे KSP बराबर है KIP के, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, जैसे KCQC के बराबर हो जाता था। KIP अगर KSP से छोटा है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, खुद ही सोचो। KIP छोटा है मतलब अभी और आयंस आ सकते हैं, अभी और आयंस आ सकते हैं, मतलब अभी ये जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से टूटा नहीं है, अभी जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से टूटा नहीं है और टूट सकता है, मतलब सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एंड इसी तरह से यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी फर्दर जो होगा वो डिसोल्यूशन और होगा, फर्दर डिसोल्यूशन विल प्रोसीड। और इसी तरह से अगर KIP बड़ा हो गया KSP से, तब आप ये बोलेंगे कि अब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, फर्दर प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, फर्दर प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। बहुत आसान सी बातें हैं ये सब, ये तुरंत एक बार में दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए, कोई बहुत मुश्किल बातें ये नहीं हो रही है। मुश्किल बातें अभी आएंगी आगे, जब थोड़ा हम सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोलिसिस वगैरह को इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली करेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन विद साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बफर सॉल्यूशन में, वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, बट ऑल्दो वो भी आप अगर ढंग से पढ़ते हो फोकस के साथ तो बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। अगर आपने पूरे पिछले लेक्चर्स के साथ आप कर रहे हो, अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो, बहुत स्मूथली निकल जाएंगी चीज़ें, पता भी नहीं चलेगा कि कुछ मुश्किल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी बच्चे पूछते हैं सर क्या ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? मैं वो सुपर सैचुरेटेड वाले वर्ड को मैं यूज नहीं करता, बिकॉज वो काफी स्पेसिफिक है, वो अलग तरह की सॉल्यूशन होती है। यहाँ पे मैं इस तरह से आपको इसको बता दे रहा हूँ कि आपने मान लो ये कब हो रहा है, मान लो आपने एक वेल एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है बाहर से और Ag+ डाल के, ऐसा सोचो। ठीक है, बाहर से और Ag+ डाल के आपने इसको डिस्टर्ब किया है, तब ऐसा हो रहा है। और हाँ, सुपर सैचुरेटेड में भी आप सोच सकते हो कि हाँ सुपर सैचुरेटेड में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो डिस्टर्बिंग का केस है। अगर उसको भी अनडिस्टर्ब्ड रखोगे तो अगर उसको रखोगे तो वो प्रेसिपिटेशन नहीं करेगा, बात अलग है। इसको आप इस तरह से सोचो, ठीक है, कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब किया है बाहर से और आयंस डाल के, तो KIP उस मोमेंट ऑफ टाइम पर ज्यादा हो गया है, तो वो फिर रिएक्शन पीछे जा रही है और फर्दर प्रेसिपिटेशन हो रहा है।
आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, सॉल्युबिलिटी टर्म आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं इसको, ठीक है। देखो, इसका मतलब है कि सपोज करो बेटा ए बी एक सॉल्ट है, ठीक है। ए बी एक सॉल्ट है और ये ए प्लस और बी माइनस में टूटता है, और इसका जो के एस पी है वो ए प्लस और बी माइनस, ये इसका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। फिर बात वही है कि क्या अगर ये सॉल्यूशन है, इसमें ए बी आपने डाला, ठीक है, ये सॉल्यूशन, इसमें आपने ए बी सॉलिड डाला, थोड़ा इस तरह से सोचो, आपने इसमें ए बी सॉलिड डाला, तो क्या ये ए बी सॉलिड की इच्छा ये है कि भाई मेरे ए प्लस और बी माइनस दोनों बराबर अमाउंट में मेरे से टूट जाएं, तो मैं सैचुरेट हो जाऊं और इनका प्रोडक्ट के एस पी के बराबर हो जाए? क्या इनकी इच्छा ये है, या फिर इनकी इच्छा ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं ही टूटूं? ध्यान से सुनना इस बात को, जरूरी नहीं है कि मैं ही टूटूं, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन में पहले से भी ए प्लस हो कुछ अमाउंट में, या फिर पहले से भी बी माइनस हो, कुछ भी हो, कैसे भी करके, जरूरी नहीं है कि मैं ही टूट कर ए प्लस और बी माइनस जनरेट करूं, कैसे भी करके मेरे ए प्लस और बी माइनस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के एस पी के बराबर हो जाए, इसका प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाए। जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वली रहे, मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है सर। लेकिन सर अगर सिर्फ प्योर पानी है तब तो इनको इक्वली रहना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर प्योर पानी है तब तो दोनों को इक्वली रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई जुगाड़ ही नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा कहीं से ए प्लस या बी माइनस आने का, तब कोई आपके पास जुगाड़ नहीं है। बट अगर आपके पास ए प्लस का कॉमन आयन पहले से पड़ा हुआ है, तो फिर ए बी को इससे दिक्कत नहीं है कि अरे यार उस ए प्लस को मैं अपनी इक्विलिब्रियम में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? आप तो पढ़ते आ रहे हो ना चैप्टर, ऐसे ही तो हो रहा था, कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट जो मैं बार बार बोलता जा रहा हूं वही तो हो रहा है, कुछ नया थोड़ी ना है ना। तो अगर सॉल्यूशन में पहले से ही ए प्लस पड़ा हुआ है तो क्या ए बी डिसोसिएट ही नहीं होगा? नहीं सर, अगर वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, अगर सर वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तब तो फिर बी माइनस आएगा ही नहीं, और बी माइनस अगर आएगा ही नहीं तब फिर उसका जो पर्पस है वो कैसे सेटिस्फाई होगा कि के एस पी मुझे अपनी इतनी करनी है। वो कहीं से भी हो, खुद टूट कर हो, बाहर से आयंस पड़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर आप बोल सकते हो कि अगर कॉमन आयन बाहर से पड़ा हुआ है पहले से सॉल्यूशन में, तो उससे ए बी का जो डिसोसिएशन है वो काफी सप्रेस हो जाएगा। अब उसे उतना नहीं टूटना पड़ेगा, क्योंकि उसका आधा काम तो कॉमन आयन ने कर दिया बाहर से, ए प्लस तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसे उतना नहीं टूटना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो यहां पर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन क्या बोलूं, एक इलस्ट्रेशन ही बोल लूं कि कैलकुलेट, जैसे देखो ना, कैलकुलेट solubility of AgCl solid in, अच्छा इसका AgCl का चलो KSP बता दिया गया है, KSP of AgCl is 10⁻10 यूनिट्स अपने हिसाब से देख लेना, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर आएगा और क्या, ठीक है, 10⁻−10 इन, पहले आपको इसका निकालना है प्योर वाटर में, ठीक है। फिर दूसरा आपको इसको बताना है इन aqueous solution of silver nitrate which is 0.1 मोलर। तो बस एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। तो प्योर वाटर में तो बेटा बहुत आसान है, क्या करते हैं प्योर वाटर में कि Ag प्लस और Cl माइनस दोनों ही आएंगे, बराबर आएंगे,
AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, प्योर वाटर में और कुछ है नहीं, तो ये S, ये भी S, तो आपने सिंपली S स्क्वायर को KSP से इक्वेट किया और फिर आपने S को लिख दिया 10⁻⁻⁹ आपने S को लिख दिया। तो ये सॉल्युबिलिटी है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आप देख लीजिए कितना स्पैरिंगली सॉल्युबल है, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। आपको अगर इसका मास भी पूछ ले कि कितना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर में, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है। तो आगे अगर हम यहाँ पे दूसरा वाला केस देखें बेटा, जिसमें ये कह रहा है इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच इज 0.1 मोलर, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि यू हैव अ सोल्यूशन वेयर Ag प्लस इज इनिशियली 0.1 मोलर, जो कि काफी बड़ी कंसंट्रेशन है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो तो 10,000 गुना ज्यादा है इससे वो, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? तो सर सॉल्युबिलिटी तो घट जाएगी, अभी आपने समझाया उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए ये 0.1 मोलर पहले से है, तो क्या AgCl अब टूटेगा ही नहीं? टूटेगा। कितना टूटेगा? मान लो S अमाउंट में टूटा, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा, S इसे भी देगा, S इसे भी देगा। लेकिन क्या लगता है प्योर वाटर में ही इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 के रिस्पेक्ट में कितनी कम थी? अब आप देखो कितनी कम थी, और जब कॉमन आयन आ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो क्या ये 0.1 प्लस S इसको ऐड करने का कोई सेंस भी है? नहीं है, है ना, कभी नहीं रहेगा। ये हमेशा आप इसको 0.1 ही लिखिए। इवन ये 0.001 भी है तो भी वो S इग्नोर हो जाएगा। इस बात को समझो, S बहुत छोटा होता है बेटा, इस बात को समझ लो, S बहुत छोटा होता है, इग्नोर हो जाएगा। तो दिस इज 0.1, दिस इज 0.1 एंड दिस विल बी S। अब आपका जो एम है वो तो यही है ना कि आपको KSP अटेन कराना है। तो ये लो Ag प्लस Cl माइनस 10⁻⁻10, आप Ag प्लस को डालिए 0.1, Cl माइनस आपका आएगा 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻9 मोल पर लीटर, एंड यस दिस इज द सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी है इन एक्वस सोल्यूशन of AgNO3 with 0.1 मोलैरिटी, ये सॉल्युबिलिटी है। तो आई होप आपको ये बात थोड़ी समझ आ गई होगी कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसानी से इग्नोर हो जाता है। ये सब मेंस के लेवल की चीजें हैं बेटा, मेंस मैं बोल लूँ या फिर इवन स्कूल लेवल बोल लूँ मैं, ये सब इतना NCERT में भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है। अभी यहां से जो अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यहां से थोड़ी मजेदार चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुत ही ध्यान से समझना, एकदम धीरे धीरे अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस पे फोकस ना करना। आप ये भी समझना कि आप वहां पे एक्चुअली में कर क्या रहे हो। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, बट उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, सॉल्यूशन पे सिर्फ फोकस मत करना, ठीक है। चलो, तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, AgNO3 को हम ग्रेजुअली डाल रहे हैं। देखो एक सॉल्यूशन है, आप ऐसा मानो यू हैव अ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में ना, इस सॉल्यूशन में पहले से ही Cl माइनस, Br माइनस, आप ऐसा इमेजिन करो, और I माइनस प्रेजेंट है, सभी 0.1 मोलर, सभी 0.1 मोलर है। और हमें ना क्या करना है, सिलेक्टिवली इन आयंस को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो किस तरह से वो किया जा सकता है, चलो दिखाते हैं आपको। 0.1 मोलर अमाउंट में तीनों आपके पास रखे हुए। अब आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से ना सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो ग्रेजुअली, धीरे 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 सिल्वर नाइट्रेट आप जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो करो। सिल्वर नाइट्रेट का उतना छोटा छोटा अमाउंट हम डाल रहे हैं बाहर से।
तो सिल्वर नाइट्रेट ऑब्वियसली सॉलिड होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड इज एडेड ग्रेजुअली, ठीक है, इसको हम ग्रेजुअली डाल रहे हैं। ऑब्वियसली नाइट्रेट्स है तो सभी नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये आएगा और पानी में डिसॉल्व होने लगेगा, आएगा पानी में डिसॉल्व होगा, AgNO3 डिसॉल्व होने लगेगा। अभी आपको KSPs दिए हुए हैं, गिवन क्या है क्वेश्चन में, KSP दिया हुआ है AgCl, क्योंकि सिल्वर हैलाइड्स जो है बेटा वो तो इनसॉल्युबल ही होते हैं, AgBr एंड KSP ऑफ AgI, ये तो इनसॉल्युबल ही होते हैं। तीनों की KSP वैल्यूज मैं बता रहा हूं, 10 raised to the power minus 10, 10 raised to the power minus 14 एंड 10 raised to the power minus 18, ये इनकी KSP वैल्यूज हैं। अब जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, पहला पॉइंट ये पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन बताइए, ठीक है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ, ये आसान होता है, ये आप खुद से अभी गैस करिए, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, ये इसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझना होगा, ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस व्हेन Br माइनस starts precipitating, Br माइनस स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। और तीसरा जो पॉइंट है क्वेश्चन ये है, फाइंड परसेंटेज ऑफ I माइनस, फाइंड परसेंटेज ऑफ I माइनस precipitated as AgI when Br माइनस starts precipitation। कॉन्सेप्ट को समझना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, when Br माइनस starts precipitation। इसका सॉल्यूशन देख के आपको काफी आसान लग सकता है ये, तो उसको रटने की कोशिश ना करें कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है। मैंने ये चीज भी देखा है ट्रेंड कि कुछ लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं कि मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप उससे अवगत रहे। और मैं अपना थोड़ा नेचर बता रहा हूँ कि भाई मैं ऐसी चीज प्रेफर नहीं करता, मैं नहीं बोल रहा कि वो गलती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता नहीं है कि अपन फिजिकल केमिस्ट्री में इस तरह से करते हैं कि यार उतने अच्छे से थ्योरी पढ़ते नहीं है, कॉन्सेप्ट जानते नहीं है, हम ना 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो ऐसे बनता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे बनता है, मतलब इससे वाहियात तरीका मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है पढ़ने का। जेईई एडवांस के लिए, नीट वीट और मेंस के लिए काम कर जाता है ये, बट मेरे को नहीं लगता इससे घटिया तरीका कुछ हो सकता है कि हम 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके उस टाइप के 5-5 6-6 क्वेश्चन बना लें और फिर हमको लगे कि हाँ यार आने लगा है हमको, तो ये बन जा रहे हैं देखो इस टाइप के, अच्छा ये तो इस टाइप का था, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। पता नहीं बच्चों को ठीक भी लगता है, कुछ कुछ बच्चों को अरे हो जा रहा है, भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है वो, ठीक है। तो ये हमने अभी थोड़ा माहौल तैयार किया है आपको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पढ़ाने का। चलो मजे से पढ़ते हैं इसको। देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो ये तीनों ही आपके पास 0.1 मोलर पड़े हुए हैं। अगर आपको AgCl को प्रेसिपिटेट करना है या AgI को प्रेसिपिटेट करना है तो Cl माइनस तो देखो उतना ही है, या I माइनस तो सॉल्यूशन में उतना ही है, तो आपको किसका अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा, यस Ag प्लस का, जो कि आप बाहर से डाल रहे हो, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो आप, ग्रेजुअली AgNO3 सॉलिड होता है, सॉल्यूबल होता है। तो एक बात समझ आ रही है बेटा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन जब हम निकालेंगे तो AgI लीस्ट सॉल्यूबल है, AgI लीस्ट सॉल्यूबल है, तो अगर वो लीस्ट सॉल्यूबल है तो जाहिर सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट वही करेगा, ठीक है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट वही करेगा। मतलब ऐसा है कि Ag प्लस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेटिंग AgI
तो AgI के लिए कितना Ag प्लस चाहिए? देखो आपका KSP कितना था? KSP 10⁻⁻18 था। KSP मतलब Ag प्लस इंटू I माइनस। अब I माइनस पहले से ही बेटा 0.1 मोलर मौजूद है, तो इसे कितना होना पड़ेगा 10⁻⁻18 करने के लिए? जी हाँ, Ag प्लस को 10⁻⁻17 होना पड़ेगा, -17 मोलर, विच इज वेरी माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट है ये। तो अगर Ag प्लस 10⁻⁻17 और इससे ज्यादा हो जाए, कम से कम इतना चाहिए, अगर कम से कम इतना है तो AgI तो भाई प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अच्छा, AgI हो जाएगा तो फिर सर और डालेंगे तो क्या होगा? सर देखते हैं भी क्या होगा। इतना होने के बाद अगर और भी Ag प्लस हम डाल रहे होंगे तब क्या होगा? हाँ, ये बात इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी, ठीक है। तो पहली बात ये तो समझ आ गई, AgI के लिए इतना चाहिए। इसी तरह से बेटा आप AgBr के लिए भी बता सकते हो ना। AgBr के लिए कितना चाहिए होगा? 10⁻⁻ कितना दिया था? 14 दिया था क्या? हाँ 14 दिया था, तो इधर चाहिए होगा 10⁻⁻13 या फिर उससे ज्यादा। और इसी तरह से मैं AgCl की बात करूं तो 10⁻⁻9 या फिर इससे ज्यादा, इतना अमाउंट चाहिए होगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन तो समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले AgI प्रेसिपिटेट करेगा, फॉलोड बाय AgBr प्रेसिपिटेट करेगा, फॉलोड बाय AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन आप धीरे धीरे डाल रहे हो, AgNO3 वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप ऐसा समझो कि व्हेन Br माइनस स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन, तो क्या पूछ रहा है कि I माइनस कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। यस, व्हेन Br माइनस स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन। अभी एक बात और समझना बेटा कि ये जो Ag प्लस है ये साइमल्टेनियसली सभी इक्विलिब्रियम्स में रहेगा, है ना। जो Ag प्लस आयनिक फॉर्म में है वो सभी इक्विलिब्रियम्स में, AgBr वाले, AgCl वाले या फिर AgI वाले, सभी इक्विलिब्रियम्स में वो आपका साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होगा, जिस तरह से आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम करते हो। अगर आपने फर्दर और Ag प्लस डाला तो देखो क्या होगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। तो जब Br माइनस स्टार्ट करेगा प्रेसिपिटेशन, व्हेन इट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन, तो व्हाट इज Ag प्लस कंसंट्रेशन? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि Ag प्लस, इसी बात को समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सॉल्यूशन में Ag प्लस AgI वाले के लिए अलग कंसंट्रेशन में पड़ा होगा, AgBr वाले के लिए अलग कंसंट्रेशन में पड़ा होगा और AgCl वाले के लिए अलग कंसंट्रेशन में पड़ा होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। Ag प्लस सॉल्यूशन में जब आप लिख रहे हो Ag प्लस एक्वस, तो वो Ag प्लस एक्वस साइमल्टेनियसली तीनों इक्विलिब्रियम के लिए बराबर है। इस बात को आप समझो, वो बराबर है तीनों इक्विलिब्रियम के लिए। So when Br minus starts precipitation, तो Br minus is 10 raised to the power -1, this is 10 raised to the -14, तो Ag plus उस टाइम पर होना चाहिए 10 raised to the power -13 मोलर, ये Ag plus होना चाहिए। तो बहुत सीधा है, तो बहुत सीधा है। इसका मतलब Ag plus इतना है, तो क्या AgI वाले के लिए भी Ag plus इतना होगा? जी हाँ। तो अगर AgI के लिए Ag प्लस इतना होगा तो फिर I माइनस तो पता कर ही लोगे आप, है ना। कैसे सर? क्योंकि AgI के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर AgI की जो इक्विलिब्रियम है, तो Ag प्लस इंटू I माइनस is 10 raised to the power -18 and now Ag plus is not 10 raised to the power -17, हमने उसको और डाला है, Ag प्लस को हमने और बाहर से डाला है, तो ये जो Ag प्लस है वो 10 raised to the power -13 हो गया है। so now I minus is accordingly 10 raised to the power -5 मोलर। अब I माइनस इतना हो गया है। तो ठीक है सर, आंसर आ गया, लेकिन सर थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन के अंदर बताओ थोड़ा क्या हो रहा है, तो थोड़ा और समझ में आए। देखो कुछ ऐसा रहा है कि आपके पास इन्हीं दोनों का केस बता, आपके पास देखो आप सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करा रहे हो, आप I माइनस को खत्म कर दे रहे हो, ठीक है। कैसे? देखो I माइनस Br माइनस था, आपने Ag प्लस डाला,
10 रेज टू द पावर माइनस 17 डाला, ठीक है, ध्यान से आपने Ag प्लस इतना अमाउंट में डाला, तो क्या अभी प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं, अभी नहीं होगा, लेकिन अब और डालोगे तो होने लगेगा। तो आपके पास क्या हुआ, अब आपने और फर्दर और Ag प्लस डाला, फर्दर और Ag प्लस आप डाल रहे हो, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम थी Ag प्लस, ये इक्विलिब्रियम थी वहां पर Ag प्लस और I माइनस, ये इक्विलिब्रियम थी, ये 0.1 मोलर था और ये 10 रेज टू द माइनस 17 मोलर था, ये 10 रेज टू द पावर माइनस 17 मोलर था, और ये आपका सैचुरेटेड था सोल्यूशन। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसमें Ag प्लस डाल रहे हो। सिंपल, आप जैसे ली चैटलियर में सोचते थे, जब आप Ag प्लस डाल रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम वापस आ रहा है, ये आप बढ़ाते जाओ ये वापस आएगा, ये बढ़ाते जाओ ये वापस आएगा, तो देखो नेट ये बढ़ने लगेगा, समझ आ रहा है, नेट ये थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, बट ये जो है ये तो कम ही हो रहा होगा, नेट ये थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि आप बाहर से डालते जा रहे हो, तो आपने जैसे डाला ये थोड़ा बढ़ा, लेकिन जितना बढ़ा उसके बाद फिर ये पीछे भी आ रहा है, ये बढ़ा फिर पीछे भी आ रहा है, तो पीछे आ रहा है बेटा, तो ये थोड़ा सा कम हुआ, तो नेट इसे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, समझ आ रहा होगा, नेट इसे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, तो ये हल्का बढ़ता जाएगा, बट इक्विलिब्रियम पीछे आ रही है, तो I माइनस तो कम ही हो रहा है, कहीं से I माइनस को बढ़ने का कोई भी स्रोत नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये उतना ही रहे और ये कम होता जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उतना ही रहे ये कम होता जाए, नहीं हो सकता, तो ये हल्का बढ़ रहा है ये हल्का कम हो रहा है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लो आप। तो बस वही बात है बेटा, जब आप Ag प्लस और बाहर से डाल रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम ऐसी आ रही है, तो I माइनस कम होता जा रहा है, और जब Br माइनस प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर रहा है तब Ag प्लस बढ़ के कितना हो चुका है, तब Ag प्लस बढ़ के 10 रेज टू द पावर माइनस 13 हो चुका है। अच्छा, तो जब ये 10 रेज टू द पावर माइनस 13 हो गया, तो बस यही कॉन्सेप्ट से I माइनस तो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, देख रहे हो आप, I माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस 5 हो गया, और ये प्रेसिपिटेशन होता जा रहा है, जब आप और Ag जब डाल रहे हो ना बाहर से सिल्वर नाइट्रेट, आप देख रहे हो कि येलो प्रेसिपिटेट नीचे बनता जा रहा है, AgI का येलो प्रेसिपिटेट बढ़ता जा रहा है, फिर जैसे Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, आप इसको फिल्टर करके AgI को निकाल लो, आपका AgI अलग हो गया, ऑलमोस्ट पूरा 100% आपका प्रेसिपिटेशन हो चुका है। सर 100% कैसे मान ले, अरे देख लो, कैलकुलेट कर लो यार, तीसरा क्वेश्चन वही है ना, तीसरा क्वेश्चन शायद यही दिया था, यस, परसेंटेज ऑफ I माइनस प्रेसिपिटेटेड, तो जी हाँ वही है, तो परसेंटेज पहले 10 रेज टू द पावर माइनस 1 था, अब इतना हो गया है, तो लगा लो मैथ्स, तो परसेंटेज जो आ रहा है, परसेंटेज ऑफ I माइनस प्रेसिपिटेटेड पहले कितना 0.1 था ना, हाँ, तो 0.1 माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस 5 अपॉन 0.1 इंटू 100, विच इज 100% ही है यार, क्या बोले अब इसको, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100%, या चलो आप 99.9999 परसेंटेज लिख लो, अप्रॉक्स 100% है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा I माइनस ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट हो गया है, यस। तो इसी तरह से अब आपके पास AgI कैन बी सेपरेटेड, आप AgI को कैन बी सेपरेटेड, और अब सेम इसी तरह से, अब इसी को और आगे आप फर्दर थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो कि व्हाट विल बी Cl माइनस, या फिर व्हाट विल बी Br माइनस, बिकॉज इनिशियली Br माइनस वॉज 0.1 मोलर है ना, व्हाट विल बी Br माइनस व्हेन AgCl स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, तो वही बात है, AgCl को प्रेसिपिटेट करने के लिए Ag प्लस कितना होना चाहिए, 10 रेज टू द पावर माइनस 9 होना चाहिए, 10 रेज टू द पावर माइनस 9, और अगर Ag प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस 9 हो गया, तो Br माइनस तो बेटा 10 रेज टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा ना, तो अगेन 0.1 से ये Br माइनस कितना हो गया, 10 रेज टू द पावर माइनस 5, दैट मीन्स ऑलमोस्ट पूरा AgBr प्रेसिपिटेट हो चुका है, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ऑलमोस्ट AgBr is completely precipitated, this is completely precipitated, ठीक है। आई होप मैंने आपको काफी अच्छे से इस सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है,
देखो ये टॉपिक्स इस तरह से पढ़े जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कब लगता है बताऊं कि मुश्किल क्वेश्चन आ गया? अब मान लो ये क्वेश्चन आपने कभी पहले देखा नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखकर तो यही लग रहा है कि अरे ये तो सिलेबस का ही क्वेश्चन है, ये तो केएसपी से ही कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बना के पूछा गया है। लेकिन अगर आप इसी को सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ लेते हो तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, है ना? तो यही तरीका होता है। देखो अभी जेई एडवांस में भी एक दो क्वेश्चन आए थे बहुत ही अच्छे, सॉल्युबिलिटी को हाइड्रोलिसिस से रिलेट करके पूछा गया था। अब जिस बच्चे ने उसको क्लास की नोट्स में नहीं पढ़ा है कि हाउ सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय हाइड्रोलिसिस, तो उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत टफ है। मतलब टफ क्या मैं बोलूँगा, ऑलमोस्ट एग्जाम में उसको बना पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम में वो पूरा एकदम अगर वो डिराइव कर ले, बना ले उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो काफ़ी मुश्किल लगता है। ठीक है, इवन टीचर्स को भी आप कोई एकदम नई सी चीज़ दे दो, मुझे भी, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, आप एकदम नई सी कुछ चीज़ दे दो जिससे मैं बहुत ही अनजान हूँ, हाँ सिलेबस की है बट उसको डिराइव करना है, और मुझे एग्जाम का माहौल हो, हाँ ऐसे समय दे दोगे कि जाओ सर एक दिन है बना के बताओ, तो फिर वो बात अलग है, वो तो हो ही जाएगा। बट वो एग्जाम के समय में नहीं हो पाता है ना? इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्वेश्चंस हम अगर नोट्स में ही पढ़ लें तो उससे काफ़ी फायदा होता है। चलो अब आगे देखें, अगला टॉपिक देखें। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्सेशन, हाउ कॉम्प्लेक्सेशन अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिवली इजियर। देखो, सो कॉम्प्लेक्सेशन अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, बहुत सीधी सी बात है, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहली बात, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो अब सपोज करो तुम्हारे पास बेटा, ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो यार ये सब आप, कि AgCl का सॉलिड पड़ा हुआ है, AgCl का सॉलिड आपके पास इधर पड़ा हुआ है, प्रेसिपिटेटेड है। हाँ प्रेसिपिटेटेड है तो थोड़ा बहुत सिल्वर क्लोराइड आयंस होंगे सॉल्यूशन में, मैं मानता हूँ, बट ये प्रेसिपिटेटेड है। अब आप चाहते हो कि सॉल्यूशन बिना फिल्टर किए, इसको बिना फिल्टर किए आप चाहते हो कि सॉल्यूशन मेरा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसका क्या तरीका है? तो डिसोल्यूशन आप पढ़ते हैं ना, सॉलिड की डिसोल्यूशन पढ़ते हो, तो उसका क्या तरीका है कि ये डिसॉल्व हो जाए, ये डिसॉल्व हो जाए, उसका क्या तरीका है? तो मैं ये बता रहा हूं, इसमें आप कुछ ऐसा डालो, कुछ ऐसा आप यहाँ पे एक लाइगेंड डालो या कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट बोल सकते हो आप, जो Ag+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले। जनरली सेंट्रल मेटल आयन के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो क्लोराइड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाए ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ आप ये सोच लो कि सर मैं कोई मेटल आयन डाल दूं बाहर से जो क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, हाँ ठीक है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक हम रिएजेंट डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं अमोनिया। आप हाइपो भी डाल सकते हो, सोडियम थायोसल्फेट, वो भी जो हाइपो है वो भी एक ठीक ठाक लाइगेंड है, चिलेट बनाता है और Ag+ के साथ कॉम्प्लेक्सेट कर सकता है। और क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले, होनी चाहिए जानकारी इसकी। जैसे आपको मैंने ये बताया कि K1 और K2 में हमेशा लार्ज डिफरेंस होता है, एकदम हमेशा होगा। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं थर्मोडायनेमिकली काफ़ी स्टेबल होते हैं, और इसलिए उनकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कॉपी में, हमेशा होगा ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऐसा भी बोल सकते हो आप, वो हमेशा वेरी लार्ज होता है, हमेशा वेरी लार्ज होता है। तो होगा क्या कि
अगर आपके एक कैटायन के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाए तो वो कैटायन पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो कैटायन इरिवर्सिबली चला जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो क्या ये इक्विलिब्रियम आगे ड्रैग नहीं हो जाएगी? क्योंकि इसे तो अपने Ag प्लस और Cl माइनस को उतना ही प्रोडक्ट बना के रखना है। वही बात है, कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे भाई, कुछ नया नहीं हो रहा है, इस बात को समझो, कुछ नया नहीं हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन बढ़ रहा है और कुछ नहीं नया, कुछ नहीं हो रहा है, रूट वही है, रूट अभी भी वही है। तो यहां पे आप इस बात को समझिए, जब AgCl है तो यहां पर Ag प्लस भी है, Cl माइनस भी है, सफिशियंट AgCl होना चाहिए, ठीक है, सफिशियंट आयंस होने चाहिए आपके पास सॉल्यूशन में। तो अब क्या होता है कि जैसे आपने इधर से अमोनिया गैस पास कराई तो ये Ag प्लस के साथ अमोनिया करता है कॉम्प्लेक्सेशन, इसके साथ करता है कॉम्प्लेक्सेशन, जिसकी वजह से अब Ag प्लस रहा नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स बन गया। कुछ यूं देखो, ऐसा AgCl सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस Cl माइनस। अब आपने जब अमोनिया डाला बेटा तो ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, अमोनिया एक्सेस में डाल रहे हो यही सोचना, ठीक है, अमोनिया एक्सेस में डाल रहे हो, और ये फिर AgNH3 जिसको आप टॉलेंस रिएजेंट के अंदर भी पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके पास सिल्वर अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और ये इसकी जो फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ना, ये KF, ये हमेशा वेरी लार्ज होगा एंड दिस विल बी एज्यूम्ड टू बी इरिवर्सिबल। आप इसको इरिवर्सिबल एज्यूम करके चल सकते हो, दिस कैन बी एज्यूम्ड एज इरिवर्सिबल, ठीक है, ये इरिवर्सिबल एज्यूम किया जा सकता है इसे। वाह, तो फिर Ag प्लस सर पूरा खत्म हो गया। अब फिर वही डाउट आती है, सर Ag प्लस खत्म हो गया तो गई सर ये इक्विलिब्रियम ही खत्म। अरे भाई अब इतना पढ़ चुके हो, कभी भी खत्म होने का मतलब जीरो नहीं हो जाता है, नहीं तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, जीरो नहीं होता है, बहुत कम हो जाएगा, 10⁻⁻10 -20 -30 -40 तक हो जाएगा, और जितना छोटा सोचना चाहते हो जाएगा, बट जीरो नहीं होगा। तो हाँ, मैं इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल मान सकता हूं, और यहां पे ये तुम्हारा बहुत डिक्रीज हो गया, बहुत डिक्रीज हो गया है, तो सोचो अगर ये बहुत कम हो गया है तो इस प्रोडक्ट को अगर मुझे बढ़ाना है, उसी तरह से बेटा जिस तरह से कॉमन आयन में इसे बढ़ा दिया गया था तो डिसोसिएशन सप्रेस हो गया था, अब इसे घटा दिया गया है तो डिसोसिएशन फेवर हो जाएगा। रूट वही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, तो ये डिसोसिएशन फेवर हो जाएगा, और डिसोसिएशन फेवर होने का मतलब देखो, अब देखो ये नोट्स आप अगर फिर से देखोगे ना, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अपनी कॉपी में जिस भाषा में बोल रहा हूं लिख लो, आपको जो भाषा आती है ट्रांसलेट कर लो, लिख लो, ठीक है। ये नोट्स का क्या मतलब है, आपको समझ ही नहीं आएगा भाई, मेरे थोड़ा पढ़ाने का तरीका इस तरह का है, आपको ये नोट्स में भेजूंगा, कुछ बच्चे बोलते सर नोट्स दे दो, अबे क्या करेगा इस नोट्स का, कुछ नहीं समझ आएगा तेरे को, तो अपनी भाषा में लिख, तेरे पास वीडियो है, बार बार देख ले, अगर तुझे कहीं भी कंफ्यूजन है देख ले, हाँ यार ये लेक्चर है, और जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें लेक्चर वाइज बना लेना, लिख लेना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके उसको सेपरेट कर लेना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कॉम्प्लेक्सेशन डिसोसिएशन ये कुछ इस तरह से हो रहा है, तो इससे समझ आ रहा होगा आपको कि सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो अल्टीमेटली यही थी कि ये डिसोसिएट कितना हो रहा है, S, यही तो सॉल्युबिलिटी थी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलो अब थोड़ा मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं एक बार यहाँ पे, तो क्या, व्हेन कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट इज एडेड, it forms complex with one of the ions, generally cations, which can be assumed as irreversible, hence AgCl का डिसोल्यूशन
इंक्रीजेस, ठीक है। AgCl या फिर कोई भी जो भी सॉल्ट है या फिर एनी सॉल्ट, उसका डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इसको ना एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में और अच्छे से आएगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव हियर। सो ऑन पासिंग 1 mole ammonia gas, on passing 1 mole ammonia gas through 1 liter of 0.2 molar copper sulfate solution, on passing ammonia gas to this much copper sulfate solution, determine the concentration of Cu2 plus। Cu2 plus का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, आपको डेटाज दिए हुए हैं। डिटरमाइन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है ना इसको। इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन एंड Kf फॉर CuNH3 होल 4 प्लस 2, इसका Kf दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻13। एंड अभी हाइड्रोलिसिस को थोड़ा एज्यूम मत करना, एज्यूम Cu2 प्लस अंडरगोज नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मत लाना, ठीक है। वैसे भी बहुत कम अमाउंट में, तो हाइड्रोलिसिस का कोई मतलब भी नहीं बैठता वहां पे। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले आप खुद वीडियो थोड़ा पॉज करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। तो चलो देखो, तो आपके पास बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है, और KSP भी दिया हुआ है शायद, KSP नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड ना, KF दिया हुआ है, KSP नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। KSP का भी यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है नहीं आपके पास, सिंपली एक कॉम्प्लेक्सेशन को समझा रहा है, फिर एक KSP वाले के साथ भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक कॉम्प्लेक्सेशन को समझाने के लिए, काफी कुछ समझ आ जाएगा। सर देखो, तो कॉपर सल्फेट में सल्फेट का कोई काम नहीं है, आपके पास कॉपर प्लस आयन है, आपने इसमें अमोनिया डाला, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम को किस तरह से देखना है बस वो समझो। एंड दिस इज CuNH3 होल 4 प्लस 2। अभी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे सॉल्युबिलिटी वाले को भी, इसके साथ मिलाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बेटा देखो, ये तुम्हारे पास 0.2 मोलर मतलब 0.2 मोल्स था, आप ये मान लो ये 0.2 मोल्स था, यहां पे ये 4 मोल यूज हुआ है। अमोनिया आपने डाला है 1 मोल अमोनिया, वाओ, तो 1 मोल अमोनिया डाला। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इस रिएक्शन को इरिवर्सिबली एज्यूम करके सॉल्व कीजिए। यस, लिमिटिंग रिएजेंट टाइप, बिल्कुल जैसा आप चैप्टर 1 में करते थे कि जो कम अमाउंट में है वो पूरा खत्म हो जाएगा, इस तरह से सोच के करिए बस। तो मैं बोलूंगा कि ये एक के लिए 4 चाहिए होता है, तो 0.2 ये लिमिटिंग दिख रहा है, तो 0.2 के लिए ये चाहिए होगा 0.8, तो ये खत्म होगा बेटा कितना, -0.8, इतना ही खत्म होगा। और ये बोलोगे सर ठीक है ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया, तो ठीक है, अभी ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया, क्लोज टू जीरो, ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया, क्लोज टू जीरो। एंड ये अब कितना बचा, ये 0.2 बचा, इसमें कोई शक नहीं। और ये कितना बनेगा बेटा, 1 से 1 बनता है, तो ये 0.2 बना होगा। लेकिन अब क्या इसको 0 लिख के KF को डिफाइन कर पाएंगे क्या, नहीं, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0 है ये मन में सोचो, लेकिन यहां X ही लिखो, आप X लिखो, और ये मन में बिल्कुल आप ध्यान रखो, मन में समझ लो ये कि ये जो X होगा ये बहुत ही छोटा होगा, इट विल बी क्लोज टू 0, ये मन में आप रख लो, ये क्लोज टू 0 होगा। एंड नाउ जस्ट सॉल्व इट, लाइक KF की जो वैल्यू दी थी, तो KF इज 0.2, this one upon product upon reactant, this is also 0.2 का power 4 into this is X and this is X,
and kf की value that was given in the question was 2 into 10 raised to the power 13. So replace it with 2 into 10 to the power 13 and now solve for x. On solving for x, you will get x as 6.25 into 10 raised to the power minus 12 मोलर. और यहां पर ना हाइड्रोलिसिस एज्यूम ना करना बोला जो गया था, ये सही एजम्पशन था, क्योंकि कॉपर 2+ ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, हाइड्रोलिसिस हो सकती थी, लेकिन एज्यूम करो कि नहीं हो रही है अभी. जब होती है उससे क्या होता है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे. तो देख लो आप, x जो है वो काफी कम है, 10⁻⁻12 के आसपास. तो यहाँ पे अप्रॉक्स 0 बोलना गलत नहीं है, बट जब उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पूछी जाए तो ऑप्शंस में भी इतने छोटे छोटे आपको नंबर्स मिलेंगे. तो लॉजिक समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है. इरिवर्सिबल मान लो, बिल्कुल लिमिटिंग रीजन टाइप मान लो, लेकिन जो खत्म हो रहा है उसे मन में सोचो कि वो लगभग 0 है, बट लिखते टाइम उसे x लिखो और उसकी कंसंट्रेशन निकालो. आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा जब आपकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी. ठीक है, एक क्वेश्चन और करें. अब थोड़ा सा एक सॉल्युबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस करके करते हैं. ठीक है, सॉल्युबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस करके करते हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ molar solubility of AgBr solid in 0.1 molar Na2S2O3 and you have been given the Ksp of AgBr is equal to 5 into 10 raised to the power minus 13 and Kf of AgS2O3 whole twice 3 minus is 5 into 10 raised to the power 13. ऑब्वियसली मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करके बताऊंगा, आपको मैं लॉजिक कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा. कैलकुलेशन आप करिएगा, आंसर मैं बता दूंगा क्या है. सो देखो, अब बात यही है कि आपके पास इसका इक्विलिब्रियम आपको लिखना होगा, सॉल्युबिलिटी वाला. AgBr डिसोसिएटिंग एज Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस. ऑल्दो प्योर वाटर की बात करें बेटा तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. प्योर वाटर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. अभी भी आपको पीछे लिया था हमने डेटा, तो 10 raised to the power minus 14 लिया था. ठीक है, वो क्वेश्चन वेरी करता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई फर्क नहीं. तो आपके पास अभी AgBr Ag प्लस Br माइनस ऐसा दिया हुआ. अब देखो ये आपके पास आ गया फिर एक कॉम्प्लेक्सेशन, और कॉम्प्लेक्सेशन जब भी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई होती है. कॉम्प्लेक्सेशन जब भी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई होती है. यहां भी वैसा हो रहा है. तो चलो पहले कॉम्प्लेक्सेशन भी लिखते हैं. यहाँ पे S2O3 2 माइनस गिव्स AgS2O3 होल ट्वाइस माइनस 3. ये कुछ इस तरह से हमने लिखा Ag प्लस एंड दिस यहाँ पे 2 लिख दो. नाउ व्हाट वी विल डू इज कि चलो ये तो सर देखो S और S आया था, ऐसे सोचो भी है ना, प्योर वाटर में ऐसा आया था. लेकिन अब सॉल्व करने का तरीका देखो. अभी क्या हुआ, ये तुम्हारा वैनिश हो गया है, ये वैनिश हो गया, और ये तुमने डाला है 0.1 मोलर, तो 0.1 मोल इसके आपने डाले हैं. ठीक है, 0.1 मोल आपने इसके डाले. 1 लीटर सॉल्यूशन इमेजिन कर रहे हैं अपन. तो ये जो Ag प्लस है ये तो साइमल्टेनियसली दोनों में है, तो ये 0.1 मोल आपने डाले, और ये जो Ag प्लस था, ये जो Ag प्लस आपके पास था, ये शुरू में S था. आप ऐसा सोच रहे, शुरू में ये S था, ये जो S आया था ना, ऐसे ही सोचना बेटा ध्यान से इसको. शुरू में ये S था, अभी कॉम्प्लेक्सेशन बनना शुरू नहीं हुई है, इनिशियल कंडीशंस हमने माने. अभी कॉम्प्लेक्सेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस 0.1 मोल, ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको इरिवर्सिबली ट्रीट करो और ये पूरा खत्म हो जाएगा. हम ऐसा मानेंगे, मन में सोचेंगे कि ये 0 के आसपास है, ये मन में सोचेंगे कि ये 0 के आसपास है. तो इसे अभी हम Ag प्लस ऐसा कुछ लिख देते हैं. ये Ag प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 माइनस
2s, ऐसा ही होगा, ये s है तो ये 2s अमाउंट यूज करेगा, 0.1 माइनस 2s, और ये कितना बनेगा, अगेन ये 0.1 माइनस 2s, और ये कितना बनेगा, दिस विल बी सिंपली s, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम हो गया है, ये s बनेगा। और यहां पर भी आप साइमल्टेनियसली इसको Ag प्लस ही लिखेंगे। ये बात अगर आपको समझ आ गई है, आप वीडियो को पॉज करके फिर से सोचिए, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शुरू में हमने क्या किया, एस एस, और फिर ये एस है, ये 0.1 है, अभी कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तमाशा तब शुरू होगा जब कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट होगा। यहां पे हुई कॉम्प्लेक्सेशन, इरिवर्सिबल मान लिया आपने, ये अगर S था, ये 0.1 मोल था, तो हम ये मान रहे हैं कि ये एक्सेस में डला हुआ है 0.1 माइनस 2s, इस तरह से लिखेंगे 0.1 माइनस 2s, एंड दिस विल बी S, एंड दिस विल बी वेरी नॉमिनल विच इज Ag प्लस, यहां भी Ag प्लस, यहां पर S। ये लिखने के बाद अभी हमें इक्वेशन सॉल्व करना होगा। देखो इसका KSP कैसा बनेगा बेटा, S इंटू, देखो ये वाला S और ये वाला S सेम ही है ना, इस चीज को समझ लेना, ये दोनों S सेम ही है। वो फाइनली क्या हो गया है बस वो हम देख रहे हैं, फाइनली ये कितना टूट रहा है, कितना टूटा है, तो उस तरह से S अमाउंट टूटा है, तो जितना भी ये टूटा है और वो पूरा ही इधर ये बन गया है। तो S into Ag plus is actually 5 into 10 raised to the power minus 13. This is KSP वाला इक्वेशन, और यहां पर भी आपके पास इक्वेशन है S अपॉन, KF वाला लिख रहा हूं बेटा, S अपॉन Ag plus into 0.1 minus 2s is equal to KF, which is 5 into 10 raised to the power, अच्छा तो माइनस 13 था, ये प्लस 13 है, सेम ही डेटा है, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन बना आपको, पहला और दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यहां पे आपको 2 भी दिया हुआ है तो स्क्वायर भी करना ना भूलें। तो अब जो मजे की बात है कि बच्चों को आदत होती है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। मैं इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताता हूँ कि आपके पास ये जो इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है, दिस वन, ये जो इक्वेशन बना हुआ है, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं पता, उनको आदत होती है तो ये इसको अप्रोक्सीमेट करके 0.1 लिखते हैं, गलत है, मत करना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है बेटा, सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ गई होगी, जी हाँ, सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ गई होगी, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट 2s, सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ गई होगी अभी, तो आपको इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और हाँ, आपके पास पता है कि Ag प्लस और S का प्रोडक्ट जो है दैट इज 5 into 10 raised to the power minus 13। मैं भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगा इस तरह से, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर जो बच्चा पहली बार कर रहा है ना, उसको ये एक बार में बहुत अच्छे से दिमाग में नहीं घुसता, 2 4 5 क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से घुसेगा दिमाग में। तो अगली क्लास में तो हमारा सॉल्युबिलिटी पूरा खत्म भी हो जाएगा, और कुछ और इस तरह के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और फिर एक क्लास और करेंगे जहां पे सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको अच्छे से पकड़ आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो Ag प्लस और S, ये ऐसा हुआ, एंड नाउ यहां से आप Ag प्लस को हटा लो, आपको S चाहिए, तो Ag प्लस को आप हटा लो, इट इज सिंपली 5 into 10 raised to the power minus 13 अपॉन S। अब आप इस वैल्यू को यहां डाल दो और फिर इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो S अपॉन Ag प्लस विच इज 5 into 10 raised to the power minus 13 into 0.1 minus 2s का होल स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 into 10 raised to the power minus 13 था, इधर प्लस 13 हुआ, ऐसा। and now you can say that S upon 0.1 minus 2s का होल स्क्वायर is equals to this into this, which is 25 into 10 raised to the power of 0। तो अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5, और फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे S इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 10s, तो फिर ये हो जाएगा 11s इज इक्वल्स टू 0.5। सो S इज 0.5 अपॉन 11,
तो S आ रहा है 0.5/11। तो 0.5/11 इज somewhat equal to 0.045. So this is 0.045 molar. This is the solubility. हाँ, और ये आप 0.1 से नेग्लेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल था, देख रहे हो काफी बड़ी वैल्यू है ये। तो ये कैलकुलेशन तो ठीक है ना, 50/110, हाँ ठीक है, करेक्ट है। So 0.045 molar is the solubility and this is the procedure to calculate it. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, you can expect these type of questions coming in exams. This is an important question. ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी किस तरह से इफेक्ट होती है, आ सकता है, इवन जेई एडवांस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यही मेन है बेटा, ये आप समझ लीजिए। ये हम फाइनली कितना क्या हो गया है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, शुरू में ये एस था, फिर आप बोलोगे अरे सर ये एस था तो ये तो बढ़ गया ना। अरे ठीक है ना यार, कुछ अमाउंट रहेगा ना, तो एस ही मान लो, चलो बढ़ गया तो एस डैश मान लो, तो एस डैश लोगे तो यहां भी एस डैश, इधर भी एस डैश, वो मत सोचो, फाइनली वो एस ही रहेगा, कुछ एक अमाउंट रहेगा, ये जी प्लस रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा चला। आपको एस से थोड़ा सा अगर दिक्कत लग रहा है, एस डैश मान लो, उसमें कोई परेशानी नहीं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ना, अरे सर ये शुरू में भी एस था, फिर तो सर ये खत्म हुआ तो ये बढ़ा, तो ये एस से तो बढ़ गया ना। ठीक है, आप एस डैश मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। ठीक है, क्योंकि फाइनली आप अगर इधर एस डैश मानोगे तो इधर भी एस डैश होगा, इधर भी एस डैश होगा, और इधर जो एस था वो तो खत्म ही हो गया, वो तो एजी प्लस ही हो गया, वो तो एजी प्लस ही हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मानना है तो मान लो। ठीक है, फिर आप ऐसे कैलकुलेट करें, और ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ इसको नेग्लेक्ट मत करना, नेग्लेक्ट मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, एरर ज्यादा आ जाएगा आंसर में। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, एंड in the next lecture, that will be the last lecture, we'll be doing simultaneous solubility along with complexation and hydrolysis affecting the solubility of a salt in aqueous solution. इस तरह से सॉलिबिलिटी भी खत्म, एंड आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन वाली क्लास ज़रूर करें, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो मैं क्वेश्चन की शीट आपको प्रोवाइड करूंगा उसे भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। उसके भी जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही समझा दूंगा, बाकी फिर आपका काम है वो आपको करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।